नमस्कार। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, रोकड़ प्रवाह विवरण का प्रारूप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रारूप है, उसको बनाने के दो तरीके हैं। पहले को हम प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड कहते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। दोनों में ही 3 तरह की एक्टिविटीज में कैश फ्लो को हम कैलकुलेट करते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको कैलकुलेट करने का ही एकमात्र अंतर है। बाकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दोनों में ही एक ही तरह से कैलकुलेट की जाती है। केवल एक इंटरेस्ट पेड की अमाउंट का एक डिफरेंस है, जो अप्रत्यक्ष विधि में हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इसके अंतर्गत दिखाते हैं और प्रत्यक्ष विधि में उसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत दिखाते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश रिसीट्स फ्रॉम सेल्स, कमीशन एंड फीस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको लेते हैं। इसी तरह से कैश पेमेंट में हम परचेजेज, वेजेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, इनकम टैक्स और इंटरेस्ट पेमेंट इसको लेते हैं। तो जब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो कैश जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये कैलकुलेट होकर के आ जाता है। इसमें यहाँ ये बात हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो कैश रिसीट फ्रॉम सेल्स है या कैश पेमेंट फॉर परचेजेज हैं या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं, ये जितनी भी चीज़ें जितने भी इसमें दिए हुए हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड का है, इनकम टैक्स है, इंटरेस्ट पेमेंट है, इनकी डिटेल हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। उसके फॉर्मेट के बारे में, उसके कैलकुलेशन के बारे में अलग से चर्चा करेंगे। केवल अभी फॉर्मेट के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इन चीज़ों को हम लेते हैं। इनको प्लस माइनस करते हुए हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उसमें प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिवेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस लीज लाइबिलिटी और डिविडेंड पेड, इसको लेते हैं। तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आता है। इसमें भी आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद में नेट निकालते हैं। ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो उसके आधार पे फिर हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और इसमें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है उसको जोड़ देते हैं। तो ये जो भी आता है उसके बाद में हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द क्लोजिंग, ये हमारे पास में कैलकुलेट होकर के आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेट करते हैं। अब जो अप्रत्यक्ष विधि है, जैसा मैंने कहा था कि उसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यही डिफरेंस है, बाकी इंटरेस्ट पेड को लेकर के सारी चीज़ें लगभग सी समान हैं। तो इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें एडजस्टमेंट करते हैं हम डेप्रिसिएशन का, लॉस या जो प्रॉफिट है ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट का, अमाउंट स्टोलन का, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ का, गुडविल रिटर्न ऑफ का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज ये निकल करके आ जाता है। उसमें फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इंक्रीज और डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। फिर जो आता है वो आता है हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें से हम इनकम टैक्स पेड इसको लेस करते हैं। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। इसमें भी जो ये नेट प्रॉफिट में से जितनी भी चीज़ें एडजस्टमेंट की बताई है और ये स्टॉक वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये इनकी डिटेल की चर्चा भी हम बाद में करेंगे। केवल अभी फॉर्मेट के संबंध में ही चर्चा की जा रही कि किस प्रकार से फॉर्मेट तैयार किया जाता है। उसके बाद में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसके बारे में मैं अभी प्रत्यक्ष विधि में बता चुका हूँ, वही है परचेजेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, और उसके बाद में नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाता है। फिर जो थर्ड नंबर पे है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, redemption of preference shares and debentures, repayment of finance, lease liability, dividend paid, interest paid, और इसी तरह से इसमें से भी हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर जो आता है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, तो लास्ट में हमारा निकल कर क्या जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द क्लोजिंग ऑफ द पीरियड। तो इस प्रकार से दो तरीके से हम इसको तैयार करते हैं। ये उस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो प्रश्न है उसमें सूचनाएं किस प्रकार की दी हुई हैं। तो जैसी सूचनाएं होती है उसके आधार पर ही हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके जितने भी बिंदु हैं जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि एक-एक पॉइंट जो है उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।